नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज का खास शो एक थी फूलन। जी, एक थी फूलन देवी बेहमई कांड को आज 41 साल हो गए हैं। लेकिन क्या इंसाफ हुआ? क्या वो इंसाफ जिसे फूलन चाहती थी? फूलन ने बेहमई कांड को अंजाम दिया, 22 लोगों को खड़ा करके गोली मार दी, जिसमें 17 ठाकुर थे। डाकू बनी, बैंडिट क्वीन, उन पर एक फिल्म भी बनी और ऐसे में रातों रात सुर्खियां बटोरने वाली फूलन सभी अखबारों की हेडलाइन बन गई। जी हां, ये वो दौर था जब डाकू चंबल में हुआ करते थे। ये वो दौर था जब छोटी छोटी बातों पर डाकू आपस में झगड़ते थे, एक दूसरे पर गोलियां चलाते थे और शायद इस सिस्टम को उंगली या यूं कहें कि अंगूठा दिखाते थे। आज हम बात बेहमई कांड की करेंगे, फूलन की करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है, मैं उससे आपको तारुफ भी करवाऊं। आपको बता दें, पहले उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, तब मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। साल 1981 में हुआ एक ऐसा खौफनाक हत्याकांड जिसने सारे देश की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। बीहड़ से मौत बनकर आई फूलन देवी ने 20 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियां दाग दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 41 साल पहले हुए बहुचर्चित हत्याकांड बेमही नरसंहार की। 14 फरवरी 1981 बेमही नरसंहार। कानपुर देहात की बेमही पुलिस चौकी 41 साल पहले हुए हत्याकांड की आज भी गवाह बनी हुई है। आज बेमही कांड को 41 साल पूरे हो गए हैं। क्या था बेमही हत्याकांड? 14 फरवरी 1981 को 20 लोगों की हत्या से पहले कोई भी बेमही गांव के बारे में नहीं जानता था। हिंदुस्तान तो क्या, उत्तर प्रदेश के नक्शे में भी गांव की कोई खास पहचान नहीं थी। कानपुर देहात जिले का ये छोटा सा गांव बीहड़ों के नजदीक है। चंबल के बीहड़ की सुनसान पगडंडियां जिन पर मौत आगे बढ़ती जा रही थी। उस मौत के एक दो नहीं बल्कि दर्जनों हाथ पांव थे। हाथों में खतरनाक हथियारों के साथ मौत बीहड़ की खामोशी को रौंदते हुए अपनी मंजिल यमुना किनारे बसा गांव बेमई था। 14 फरवरी 1981 की दोपहर करीब 2:30 बजे चंबल की कुख्यात डकैत फूलन देवी और इसके गिरोह ने गांव पर हमला बोला था। गांव में ठाकुर जाति के 20 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से बेरहमी से भून दिया था। फूलन ने लिया था बेइज्जती का बदला। फूलन देवी का गांव गुर्हा पूर्वा बेमई से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। उस दौर में इस इलाके में डकैतों का आतंक चलता था। बेमही गांव के ठाकुर जाति के 2 डकैतों लाला राम और श्री राम ने फूलन का बेरहमी से गैंग रेप किया था। साथ ही बेमई गांव में बेइज्जत करते हुए पूरे गांव में नग्न अवस्था में घुमाया था। उसके बाद फूलन देवी दस्यु सुंदरी फूलन देवी बन गई। गैंग रेप और बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही फूलन देवी ने बेमही कांड को अंजाम दिया था। आत्मसमर्पण के बाद हुई थी हत्या। बेमही हत्याकांड की मुख्य आरोपी फूलन देवी ने 1983 में मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण कर दिया था। 1993 में फूलन जेल से बाहर आई, जिसके बाद मिर्जापुर लोकसभा सीट से फूलन 2 बार समाजवादी पार्टी से सांसद बनी।
साल 1994 में बनी फिल्म बैंडिट क्वीन ने फूलन देवी को शोहरत की एक और बुलंदी पर पहुंचा दिया था। फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर ने बेमई कांड को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई थी। मेरी इज्जत खराब की हुई थी, देख रहे थे देखो है। कहाँ है तेरे बता। शेर सिंह राणा ने की थी हत्या। साल 2001 में शेर सिंह राणा ने दिल्ली में फूलन देवी के उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाले योद्धा बताने वाले शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या के बाद दावा किया था कि उसने 1981 में मारे गए ठाकुरों की हत्या का बदला लिया है। हालांकि फूलन की हत्या के 21 साल बाद भी हर साल इस दिन बेमई कांड बैंडिट क्वीन की याद दिलाता है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने जाना होगा कि वाकई में फूलन देवी की जो कहानी थी वो क्या थी। एक 10 साल की मासूम, उसकी शादी कर दी जाती है, उसी का पति उसका रेप करता है, फिर वो वापस अपने घर आ जाती है। थोड़े ही दिन बाद जब वो वापस जाती है अपने ससुराल, अपने घर जाती तो देखती है, पाती वहां पर कि उसका पति दूसरी शादी कर चुका होता है और वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे फूलन को वहां से भगा देता है। ऐसे में वापस आती है, फिर उसका उठना बैठना इन डाकुओं के गैंग से हो जाता है। वो विक्रम मल्ला के साथ जुड़ती है। उसके बाद विक्रम मल्ला जो उस गैंग का सरगना जो होता है उसको गोली मार देता है, क्योंकि वो फूलन पर सही तरीके से निगाह नहीं रखता था। इन सब के चलते 41 साल हो गए बेमई कांड को, और जब विक्रम मल्ला उसको मार देता है तो उसके बाद जो ठाकुरों का गैंग होता है, कहानी यहां से शुरू होती है। ठाकुरों का गैंग जो होता है वो फूलन को ले जाता है, विक्रम मल्ला को मार दिया जाता है और 3 हफ्ते तक उसका गैंग रेप किया जाता है। कितनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी होगी। उसके बाद फिर जब 14 फरवरी के दिन वो जब जाती है बेमई, वहां 2 लोग उसे मिल जाते हैं, फिर उनसे पूछताछ करके और लोगों को इकट्ठा करके एक साथ खड़ा करके 20 लोगों को गोलियां मार देती। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 41 साल हो गए, क्या उन बेमई कांड के लोगों को, उनकी विधवाओं को न्याय मिला? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गिरीश नारायण है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ब्रज किशोर यादव हैं, अधिवक्ता हैं, आजाद खालिद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। सीधा रुख करूंगा वरिष्ठ जो अधिवक्ता है गिरीश नारायण जी, आपके पास आ रहा हूं। गिरीश जी, आप वकील रहे हैं इस मामले में और आपका स्वागत है। गिरीश जी, इस घटना को अपने शब्दों में बता दीजिए, क्या कुछ आपने देखा इस दौरान इस केस के चलते, और क्या कौन सी डायरी खो गई है, केस डायरी, जिसकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है और अभी तक इसमें फैसला नहीं आया? शायद गिरीश जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज हमारे अन्य जो गेस्ट हैं उनको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मैं चलिए सीधा रुख कर लेता हूं ब्रज किशोर यादव जी का। ब्रज किशोर यादव जी, अगर देखा जाए, क्या कुछ कोर्ट में आपने देखा, क्या कुछ
हुआ है इस दौरान, इन इतने सालों में बेमई कांड के बाद? जी जी, आपका अनुभव? जी आदित्य जी, जो है ये मुकदमा जो है आज का नहीं है, ये इसमें मुकदमे में जो है काफी लंबा समय हो गया है। ये जो घटना है कि जो है 14 फरवरी और 1981 की है। आज का तारीख है। आज से लगभग इस घटना को हुए जो है करीब 42 वर्ष होने जा रहे हैं। और इसमें जो है मुकदमा काफी लंबा ट्रायल हुआ है, मुकदमे में लंबा ट्रायल किया भी है। और हमारे जो है कई जजेस ने आर्गूमेंट, फाइनल आर्गूमेंट तभी तक जो है इस मुकदमे में किसी भी तरीके का जजमेंट या निर्णय नहीं हो पा रहा है। और ये जो है घटना 14 फरवरी 1981 की है। शाम 5 और 6 की 30 में जो है ये घटना घटित हुई थी। इस घटना में जो है फूलन देवी, राम अवतार, बाबा मुस्तकीम, लल्लू बैंक व 30-35 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। बेमई गांव की एक घटना है, थाना सिकंदरा में आता है कांस्टेबल में। और इस मुकदमे में जो है वादी मुकदमा हमारे राजा राम रहे हैं। हाँ। और ये घटना जब शाम को 5 और 6 के बीच में घटित हुई है, इसके बाद इस मुकदमे की तहरीर जो है उसी दिन 14 फरवरी 1981 को ही रात 8 बजे यह मुकदमा थाना सिकंदर में पंजीकृत हुआ है। और इसकी तहरीर जो है वादी मुकदमा राजा रामपाल ने दी है। और लिखत जो रहे उस समय जो इनका जो है पोस्टमॉर्टम था है, ये लेखक है इसमें डबरी सिंह कुशवाहा है। हेलो जी जी, सुन रहे हैं आपको। तो इस तरीके से ये मुकदमा जो है 30-35 बदमाश अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ। ये धारा 396 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था, सत्या। और इसमें जो है इसमें देखा जाए तो वर्तमान में लॉकडाउन कोरोना के पहले तक 4 मुलजिम थे। बाकी सारे इसमें जितने भी मुलजिम बनाए गए या चार्जशीट में जितने भी मुलजिमों के नाम आए हैं, सारे मुलजिम इसमें जो है एक एक धीरे धीरे कर करके एक्सपायर हो गए, क्योंकि हमला है। और इसमें जो है वर्तमान में खाली 3 मुलजिम बने बचे हुए हैं, जिसमें से एक मुलजिम जो है वो हमारे सीनियर काउंसिल गिरीश नारायण दुबे जी उसकी वकालत कर रहे हैं विश्वनाथ की जी। और इसमें जो विश्वनाथ अभियुक्त है उसमें जो है गिरीश नारायण दुबे जी उसके वकील है अभियुक्त के। और इसमें जो है जो अभियुक्त है ठीक है मेरे साथ, तो ठीक है, आता हूं आपके पास ब्रज किशोर जी। आजाद खालिद जी हमारे साथ हैं, उनको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। आजाद जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो इस दौर को बहुत कम उम्र में देखा भी होगा, क्योंकि जो भी इस तरह का कांड हुआ था जिसके बाद जो न्यूज़पेपर थे उनकी हेडलाइन बन गई थी, क्या कुछ मनोदशा रही होगी कि इतना बड़ा कांड कर डाला फूलन ने? देखिए, 14 फरवरी को पूरी दुनिया वैलेंटाइन मना रही है, लेकिन आज के दिन का जो बड़ा सवाल है, शायद इस देश का सबसे बड़ा सवाल है जी। फूलन देवी, अगर देखा जाए लोगों ने इसको मसाला के तौर पर देखा, लेकिन मुझे लगता है ये एक इशू है, ये एक सवाल है। और इस सवाल में कई तारीखें हैं, कई घटनाएं हैं, कई सवाल हैं। और उन सवालों पर बहस हम लोग मसाले के तौर पर करते हैं, उसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल। फिल्म इंडस्ट्री की बात तो ये, वो तो ग्लोबल की दुनिया है, लेकिन आज मीडिया भी इसको मसाले के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन इसको सवाल के तौर पर नहीं करता। 40 साल पहले यकीनन एक बड़ी घटना हुई, लेकिन उस घटना की एक कंसिस्टेंसी थी। सबसे बड़ा सवाल इस देश की व्यवस्था में यह है कि एक महिला, एक बच्ची, एक लड़की, एक औरत बिहार में सुरक्षित थी, लेकिन देश की सबसे सुरक्षित जगह माने जाने वाली जो जगह है, जो देश को चलाने वाली जगह है, वहां पर एक सांसद की हत्या 2001 में हो जाती है 25 जुलाई को। वो बड़ा सवाल है कि एक लड़की बिहार में सुरक्षित थी, जब उसने हथियार उठा लिए वो सुरक्षित थी, जब उसने हथियार उठा लिए तो लोगों की मददगार बन गई, समाजवादी पार्टी को भी जरूरत पड़ गई, मुलायम सिंह यादव को भी उसकी जरूरत पड़ गई, लेकिन जब वो निरीह थी, जब वो कमजोर थी, तब उसके लिए जितने लोगों ने आवाज उठाई उसको खुद ताकत बनना पड़ा, खुद हथियार उठाने पड़े।
हालांकि ये पूरे सिस्टम पर सवाल है कि 22 मर्डर, 30 लूटपाट और 18 अपहरण। अगर अपहरण की बात करें, हमारे साथ दोनों वरिष्ठ एडवोकेट हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं और मैं उनसे सीखता हूं। अपहरण एक ऐसा मुकदमा है 364 है, देश में देशद्रोह के बाद एक अकेला ऐसा अपराध है जिसमें बिना मर्डर के फांसी का प्रोविजन है। और 18 किडनैप हुए हैं। 18 किडनैप के मामले में मामला लंबित है। सवाल दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ सवाल है। ठीक बात। कि पूरन देवी किन परिस्थितियों में पूरन देवी बनी? एक 11 साल की बच्ची के साथ शादी उसकी हो जाती है, तो जो हमारा सामाजिक ताना बाना, सामाजिक कमजोरियां, सामाजिक गरीब अमीर का फर्क और माँ बाप की मजबूरी, गरीबी का वो, और अगर आप इस पूरे मामले को देखेंगे, हमने फिल्म देखने के बाद उसको ग्लैंडलाइज कर दिया है। अगर आप इस कहानी को वैसे पढ़ेंगे तो ये इस देश की उस व्यवस्था पर सवाल है जहां के आदमी हाथरस कांड हो जाते हैं, जहां आदमी उन्नाव रेप कांड हो जाते हैं, जहां आदमी कर्नाटक के अंदर लड़की को देकर उसके ऊपर बहुत लिंचिंग की जाती है। पूनम देवी रोज पैदा होती है। पूनम देवी इतिहास नहीं है, पूनम देवी वर्तमान है। इस देश का वर्तमान सवाल है, आज का सवाल है, जो हमेशा रहेगा। निर्भया हो, उन्नाव की पीड़िता हो, हाथरस की पीड़िता हो, या पूनम देवी हो, या कर्नाटक की वो बच्ची हो जिसको चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है, वो इसको दबाव बना रहे। सवाल मैं आज आपसे एक और माजरत चाहूंगा, माफी चाहूंगा। मैं आपको त्यागी जी कहकर आपकी की बात, आपका नाम ओम आदित्य जी है। ओम जी, मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाह रहा था, हम इसको मसाले के तौर पर न ले, हम इसको घटना के तौर पर ले, सवाल के तौर पर ले। ये सवाल बहुत बड़ा है कि पूनम देवी के मामले में कोर्ट को इतने समय तक ट्रायल होता रहा, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि केस डायरी हो गई। ये केस डायरी वो चीज होती है जो केस की जान होती है। वकील साहब दोनों बैठे, मैं इनके सामने ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि हम लोग इन्हीं से सीखते हैं। उससे जुड़े दस्तावेज जो है वो गुम है। जुडिशियल सिस्टम जो है वो ही बचा हुआ है देश में, जो कि देश को संचालित कर रहा है। हम माननीय अदालतों के ऊपर भरोसा करते हैं, जहां पर हमें इंसाफ की उम्मीद होती है, आखिरी उम्मीद होती है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा लगने लगा है कि इतना जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड के तौर पर अगर आप देखेंगे तो शायद एक सच्चाई है। हाँ, ठीक है, आता हूं आपके पास। हमारे साथ गिरीश नारायण जी, उनका रुख करेंगे। गिरीश जी, सिस्टम पर सवाल उठे थे। सिस्टम ने अपना काम अगर किया होता तो शायद बेमई कांड नहीं होता। आज प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस विभाग अपना किया होता तो ये आज ये मुकदमा नहीं चल रहा होता। हाँ। ये मुकदमा आज से बहुत पहले फैसला हो चुका होता। सन 2007 में लोगों को नहीं मालूम है, जनता को नहीं मालूम है, सन 2007 में इस मुकदमे में आरोप पत्र कर दिया गया और आरोप सीमित कर दिए गए थे। और उसके बाद किसी को प्रॉसिक्यूशन को ये तक नहीं मालूम था कि इसमें आरोप सूचित किए जा चुके हैं। वर्ष 2012 में पुनः इसमें आरोप सूचित किए गए। तो इस तरह से जो है पूरी लापरवाही इस मामले में जो है वो की जाती रही। लापरवाही की बिल्कुल इंतहा हो गई। और यहाँ तक कि जब वर्ष 2012 में आरोप सूचित हुए हैं, उस समय मैंने इस बात को रखा कि इसमें जो है आरोप पहले से सूचित हो चुके हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा इस बात पे गिरीश जी, जरा उस पे थोड़ा जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो दस्तावेज खो गए हैं, गुम हो गए, जरा उस पे जरा प्रकाश डाल दीजिए। अभी एक ऐसी स्थिति, डिलेमा की कंडीशन है। नहीं, तो इम्पोर्टेंट बात है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ। 2012 में मैंने एप्लीकेशन लगा था। हाँ। इससे पेशदारी नहीं है और पेशदारी के बगैर ये मुकदमा नहीं हो सकता। बहुत इम्पोर्टेंट मुकदमा है। समाज से जुड़े करने से तो आवेदन में पेशदारी उत्तर और साथ ही एप्लीकेशन इनको अपनी बहस के समय अभी तक पहले एक एप्लीकेशन हुआ जो 8 साल के तो आप
तो केस बाद फोटो साथ पत्थरबाजी में अकेला पार्टी कोई पैसे लगा पता नहीं है इस बात ताकि प्रॉपर तरीके से उस केस का मुकदमा किया जा सकता है। आवेदन में इस तरह का केस कार्य नहीं किया, इस प्रकार के है तो पूरा मौका नहीं मिला मुकदमा करने का। सही बात जी बात बताइए जी इस केस की विडंबना है, इस केस की विडंबना यह है कि इस केस में 4 आदमी केवल नामजद थे और बाकी सभी मुलजिम थे और खिलाफ कार्रवाई करी। अब आप देखिए समाज की बात है जो अदालत है सारे गवाह सभी समाज में भेज गए यानी कहीं से वो पहचानते नहीं, किसी को जानते नहीं जानते पहचान नहीं रखते। इसके बाद सभी गवाह सभी को आप ठीक है गिरीश जी, आता हूं आपके पास। जो जिस महत्वपूर्ण बिंदुओं में आपने बात की, वाकई में अपने आप में कहीं ना कहीं इनकी वजह से ही इस तरह की जो इंसिडेंट होते हैं। ब्रजकिशोर यादव जी, उनका रुख करूंगा। ब्रजकिशोर जी, कानूनी पहलू अलग पहलू है, कोर्ट कचहरी अलग पहलू है, यहां पर एक समाज एक बहुत बड़ा धड़ा, जैसे आजाद खालिद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, ये ऐसा ज्वलंत मुद्दा है, ये सवाल हमेशा हर 14 फरवरी को आके खड़ा हो जाएगा कि इतना बड़ा कांड हुआ और क्यों हुआ। समाज को अपने आप को उस आईने में देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा। इसमें जो है मेरा कहना यह है, हाँ कहिए। ब्रजकिशोर जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए अपनी बात। जो है हमारे न्यायपालिका पर संपूर्ण विश्वास रखती है और रखना भी चाहिए, रखना पड़ेगा। इसमें जो है कहीं ना कहीं हम तो ये कहेंगे कि न्यायालय से जो संबंधित, कार्यालय से संबंधित जो कर्मचारी रहे या कार्यालय से संबंधित जो कर्मचारी रहे, उनमें से किसी न किसी से चूक हुई, किसी न किसी से लापरवाही हुई। जो इसमें मूल केस डायरी थी या मूल केस डायरी जो विवेचना के बाद चार्जशीटेड होकर के पत्रावली न्यायालय में दाखिल हुई, उसके रख रखाव में किसी तरीके की कहीं ना कहीं लापरवाही की गई, जिसके कारण इसमें जो है जो फोटो कॉपी या फोटो स्टेट कॉपी जो थी, जिसके माध्यम से जो है इसमें 15 गवाह गुजर गए हैं। 15 गवाहों की गवाही इसमें जो है लिखी जा चुकी है, 100 पन्नों से भी ज्यादा गवाही हुई है इसमें। और आज तक जो है जजमेंट नहीं हो पा रहा है। कई बार इसमें जो है जजेस ने इसमें फाइनल आर्गूमेंट सुना भी है, लेकिन जैसे ही जजेस जो है फाइनल आर्गूमेंट सुनने के बाद निर्णय के लिए मूल पत्रावली पढ़ने का प्रयास करते हैं, मूल केस डायरी पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो वो पत्रावली में मूल जो केस डायरी है वो उनको मिलती नहीं है, जिस कारण से वो गवाही में और मूल केस डायरी में जो उस समय विवेचक महोदय ने लिखा हुआ है वो टैली करने में कहीं ना कहीं असमर्थ रह जा रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से ये जजमेंट नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, आजाद खालिद जी, आपका रुक करूंगा। आजाद जी, जिस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ब्रजकिशोर यादव जी ने इस बात को समझाया, समझाने की कोशिश की, दिक्कत कहां आ रही फैसला देने में, आपको क्या लगता है, आपका नजरिया? देखिए, आपने सबने समाज में हमने वोकेबुलरी बना ली है, डिक्शनरियां बना ली है, पत्रावली, विवेचक और प्रोसीडिंग, ये सब वो चीजें हैं जिसमें हत्या, नाइंसाफी, जुल्म और ये सब छुप जाते हैं। हम शब्दों से खेलते हैं, समाज शब्दों से बहलाया जाता है, समाज को ये बताया जाता है कि इसमें लापरवाही हो गई, समाज को ये नहीं बताया जाता इसमें कार्रवाई क्या होगी। देखिए, हमेशा इस बात याद रखिए, कंपैरेटिवली जब तक लोग बात नहीं करेंगे, मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, समाज अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, एज ए फर्ज, एज ए व्यक्ति मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझूंगा, ये चीजें होती रहेंगी। और ये सवाल सबसे बड़ा रहेगा कि बिहार में एक महिला सुरक्षित रही क्योंकि उसके हाथ में बंदूक थी और वो वहां मारी गई जहां पर उसको ये भरोसा था कि ये देश की सबसे सुरक्षित जगह है। इसलिए कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें अचानक हो गई? लेकिन
सवाल वही है कि हम इसको मसाले के तौर पर आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम भी इसको शेल्फ में रख देंगे, क्योंकि अगर इंसाफ इसमें होगा तो इंसाफ शेल्फ वैल्यू के लिए होगा, लाइब्रेरी में रखे जाने के लिए होगा, किताबों में लिखे जाने के लिए होगा। न पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा और न ही मुजरिमों को सजा मिलेगी। जब मुजरिम को सजा नहीं मिलेगी, मुजरिम नहीं बनेगा और इंसाफ पाने वाले पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसके जख्मों पर न तो मरहम रखा जाएगा, न ही उसके दिल का जो दर्द है वो खत्म होगा। जो आदमी गवाह 15 मर गए हैं, अभी वकील साहब बता रहे थे, डायरी गायब हो गई है, तो फिर आप इंसाफ की उम्मीद बाद में शेल्फ वैल्यू के लिए अगर करते हैं, लाइब्रेरी में रखे जाने के लिए करते हैं और बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए, सिलेबस में पढ़ाए जाने के लिए करते हैं, तो माफ करना, उसके लिए फिर शब्द ढूंढना पड़ेगा। मैं तो संतुष्ट नहीं हो सकता, मैं शब्दों से संतुष्ट नहीं हो सकता, मैं इन बातों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो सकता कि पत्रावली और ये तमाम चीजें, ये सब चीजें शब्द हैं, ये शब्दों में उलझाने का खेल है। और ये वकील साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, पीड़ित जब आता है पता नहीं कैसे कैसे अपनी उम्मीदें लेकर अदालत में आता है, फिर वहां तारीख पे तारीख हो जाती है, तारीख पे तारीख हो जाती है, बाद में पता लगता है कि गवाह मर गए, आज जज साहब का ट्रांसफर हो गया, आज हड़ताल हो गई, आज कोर्ट की छुट्टी हो गई, आज फिर डेट मिल गई, आज जज साहब का ट्रांसफर हो गया। ये सवाल बहुत बड़ा है। चलिए, ये इस सवाल का जवाब ले लेते हैं गिरीश नारायण जी से। गिरीश जी, आपका रुख करना चाहूंगा, इतनी देर लग जाती है, बताइए 41 साल पुराना मुकदमा, क्या कुछ अब आपको लगता है, क्या कुछ नजरिया हो सकता है, कोर्ट अगर इसमें डिसीजन देगा बिना उस डॉक्यूमेंटेशन के, क्या दे नहीं सकता है, उस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं दे सकता, जिसका जिक्र लगातार हम लोग कर रहे हैं? देखिए, कोर्ट जो है डिसीजन तो हर एक केस में देगा ही, हाँ, चाहे डॉक्यूमेंट हो या ना हो। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट होंगे कोर्ट के सामने, जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे वो उसी के आधार पर निर्णय कर देगा। आता हूं आपके पास आजाद जी। तो प्रश्न ये है कि नुकसान किसको होता है? हाँ, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, प्रॉपर कागजात डिफेंस को उपलब्ध नहीं कराए गए, अब आप एक चीज समझ लीजिएगा, मुलजिम भी जब तक सजा नहीं होती है तब तक वो मुलजिम की कैटेगरी में उस तरह से नहीं आता, दोनों को न्याय मिलता है। अगर फर्जी किसी को गलत फंसा दिया गया है और उसका प्रॉपर ट्रायल ना हो पाए और उसको सजा कर दी जाए, तो वो भी तो एक अन्याय है। केवल पीड़ित को न्याय मिलने के बाद नहीं, न्याय दो तरफा होता है। दूसरी साइड का जो न्याय है, अब जैसे इस केस में है, अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। जो एक विश्वनाथ है, जो विश्वनाथ का ट्रायल हो रहा है, उस समय उसकी उम्र 15 वर्ष थी, और फिर दूसरा विश्वनाथ उसी गांव का है, विश्वनाथ उर्फ पुतानी उर्फ अशोक, और ये दूसरा एक विश्वनाथ है, विश्वनाथ उर्फ पुतानी उर्फ कृष्ण, यानी दो नाम सिमिलर है। यानी एक मुलजिम की जगह धोखे से एक बच्चे को पकड़ के ले आए और उस बच्चे का पूरा ट्रायल हो गया, पूरी लाइफ बर्बाद हो गई और जवान 15 साल से आज वो 56 साल का हो गया। क्या उसको भी न्याय की जरूरत नहीं है? उसको भी न्याय मिलना चाहिए। अगर वो कुछ गवाहों ने, इवन राजा राम सिंह वगैरह ने उस मुलजिम के बारे में कहा है कि ये बच्चा गलत फंस गया, ये झूठा फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि उसी नाम का दूसरा व्यक्ति अपराधी था और इसको जो है उसके धोखे से स्कूल से पकड़ के लाके बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि जो पीड़ित है, पीड़ित का केवल यही नहीं होता है कि जो वादी है वही पीड़ित है, कभी कभी मुलजिम पक्ष में भी बहुत लोग ऐसे फर्जी फंस जाते हैं जो पीड़ित होते हैं, अगर उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए था। अगर ये मुकदमे का फैसला मान लीजिए 4 साल 8 साल 6 साल में हो जाता, तो वो बेचारे की 41 साल की जिंदगी बर्बाद हो गई, धन बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, सब कुछ बर्बाद हुआ। तो कम से कम इसके लिए तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन ने इस केस में 81 के बाद 2007 तक कोई भी जिम्मेदारी किसी भी तरह की नहीं निभाई। 2007 में केवल एक बार आरोप बनाया, फिर भी 5 साल तक कोई गवाह नहीं आया। 2012 में पुनः चार्ज बनाया, बना हुआ कोर्ट की फाइल में 2 बार लिखा हुआ है, चार्ज बना गवाही शुरू। 2012 में फिर से चार्ज बनाया और फिर गवाही शुरू हुई और अभी तक चल रहा है, डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है लचर व्यवस्था है ये। अच्छा, लचर व्यवस्था के चलते न्याय में इतनी देरी हो रही है दोनों पक्ष को। ठीक है, ठीक है। आजाद खालिद जी, आपका रुख करूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं देखिए, पहली बात तो मैं अदालत की
किसी प्रतिबिंब पर या किसी पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है और मैं समझता हूं कि उसकी मर्यादा का हमें पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वकील साहब ने जो अभी जिक्र किया, मेरे बिल्कुल सामने की बात है, मेरे सामने बिल्कुल एक मर्डर हुआ। मैंने क्राइम की रिपोर्टिंग लगभग 22 साल की है, तो बहुत नजदीक से मैंने अपराध को देखा और पुलिस को देखा है। एक मर्डर हुआ और उस मर्डर में ये उसमें शामिल था एक आदमी, उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, तो ये था काले कपड़े पहने हुए एक आदमी था। ये बताना चाह रहे थे लोग बात, जो विक्टिम थे उन्होंने बताया कि काले कपड़े वाला था ये। और इसी इलाके में एक आदमी व्यापारी था, उसका नाम काला था, वो कपड़े का कारोबार करता था। उससे भी लोग जानते थे कि काले कपड़े वाला है। तो काले कपड़े वाला पकड़ा गया जिसने कभी चूहे का बच्चा नहीं मारा, जो कभी वहां घटना स्थल पर नहीं था, वहां नहीं था। उसे 20 साल हो गए उस घायल में फंसे हुए। ये मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इसमें नहीं जा रहा था। बात, मेरा सवाल कुछ और है। देखिए, उनके आपने जो सब्जेक्ट उठाया है, ये आज का सब्जेक्ट हमेशा रहेगा। आज लोग चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, आज लोग वैलेंटाइन डे पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये जो आपने टॉपिक उठाया मुझे पसंद आया। जब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा इस पर हम बैठेंगे, और मैं फिर ऐसा फंसा कि मैं इसको पढ़ भी नहीं पाया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब्जेक्ट समाज का सब्जेक्ट है। फूलन देवी कोई मसाला नहीं है, कहानी नहीं है, इतिहास नहीं है, बल्कि वर्तमान है। वो तमाम लोग जो इसमें पीड़ित है, वो तमाम लोग जो इसमें कहीं ना कहीं एक्टिव है, वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है, वो तमाम लोग जो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, वो सब आज भी हमारे समाज में आसपास है। वही मशीनरी आज भी हमारे आसपास है। कुछ लोग भले ही रिटायर हो गए हों, कुछ लोग भले ही मर गए हों, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, क्या वो उस काम को कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आज भी आप देखें किस तरीके से चार्जशीट तैयार होती है, किस तरीके से चीजें होती है, किस तरह से गवाह जो है वो बदले जाते हैं, किस तरह से गवाहियां होती हैं। हम उससे आज भी बात नहीं कर रहे। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि फूलन देवी जब हथियार उठाती है, वो सुरक्षित हो जाती है। समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह यादव जी को उसकी जरूरत पड़ जाती है, वो उसको सांसद बना देते हैं, संसद में भेज देते हैं। लेकिन जब वो पीड़ित थी, वो कमजोर थी, कौन उसके साथ खड़ा हुआ? आज वो ऐसी लड़कियां कितनी आज भी जो है संघर्ष कर रही हैं, कितने लोग उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने पॉलिटिकल लोग उनके सवालों को उठा रहे हैं। क्या वो ये इंतजार करते हैं जब ये ताकतवर हो जाएगी तभी हमारे काम की हो पाएगी? ये बहुत बड़े बहस का मुद्दा है और इस पर सबसे पहले मंथन समाज को करना होगा। सब लोगों को ताकत से कलाम करना आता है। फूलन देवी, ये वो कांड, निर्मय कांड, ये इस पर फिल्म भी बन गई है, सब चीजें हो गई है, लेकिन सबने मसाले के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है, मुद्दे के तौर पर नहीं, सवाल के तौर पर नहीं। इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिए कि बिहार में महिला सुरक्षित थी और वहां मारी गई जहां पर सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है देश की। सिर्फ ये दो सवाल मैं करना चाहता हूँ, एक मात्र सवाल। इस पर मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं सिरकत की बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ, ये सवाल क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ा सवाल है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। और ऐसे में ब्रज किशोर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रज किशोर जी, कानूनी पहलुओं की बात हो रही थी अभी, वरिष्ठ अधिवक्ता जो है हमारे साथ, वो भी इसका जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से चीजें जो हुई हैं वो हुई हैं, कुछ चीजें खराब दिशा की ओर गई हैं। आजाद खालिद जी भी कह रहे थे कि आखिरकार ये सवाल खड़ा होता है, कानूनी प्रक्रिया जो है, थोड़ा इसमें और प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए कि इतना लंबा वक्त और कुछ भी डॉक्यूमेंट गायब होना, क्या जिम्मेदारी किसी की तय की जाएगी इसमें, या हो सकती जिम्मेदारी जिसको अभी लाइन अप नहीं किया जा रहा है? कि ये जो है बहुत अहम पहलू है कि हमारे न्यायालय से और हमारे जुडिशरी से या जुडिशरी के कार्यालय से किसी तरीके का रखरखाव सही ढंग से न होना, कार्यालय के कर्मचारी लिपिक बाबू का किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाता है कि कहीं वो पत्रावली किसी अन्य पत्रावली में इधर उधर फंस जाने के कारण या कहीं इधर उधर रख रखाव हो जाने के कारण ये सही जगह पत्रावली नहीं रखी गई है। इस वजह से शायद ये संबंधित पत्रावली में ये दस्तावेज वहाँ अवेलेबल नहीं है। इस समय कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लापरवाही हुई है, बिल्कुल हुई है। ठीक 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 है ब्रज किशोर जी, 50 रुपए लेना नहीं भूलता है, पत्रावली भूल जाता है, ठीक, 50 रुपए लेना नहीं भूलता है वो। ठीक ठीक। गिरीश नारायण जी, मैं आपका रुक करूंगा, फाइनल कमेंट दीजिए इस पर, आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या स्थिति हो सकती है
नहीं, अब आपको एक चीज बताएं, जो अभी केस डायरी के बारे में बात हो रही थी। जी जी ये केस डायरी किसी लिपिक के द्वारा नहीं हुई है जी। ये केस डायरी जो है पुलिस के द्वारा कोर्ट से ली गई और उसके बाद वो कोर्ट में वापस नहीं गई, नहीं तो लिपिक ही दंडित कर दिया जाता अगर लिपिक की लापरवाही होती तो। हाँ, ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। अच्छा, इसकी भरपाई कैसे हो सकती है ये बताइए। भरपाई तो अब वो कह रहे हैं कि हम फोटोकॉपी लेके आए, लेकिन मुलजिमों का तो नुकसान हो गया। मुलजिम तो उससे जिरह कर नहीं सके जब उसको कॉपी नहीं दी गई है, केस डायरी की कॉपी नहीं मिली, तो मुलजिमों का तो पूरा नुकसान हो गया। वो बेचारे अपना ट्रायल नहीं फेस कर पाए सही तरीके से, कानूनी तरीके से, जो होना चाहिए था। विधिक प्रक्रिया है कि मुलजिमों को दस्तावेजों की पहले एक नकल मिलना चाहिए, जिसके आधार पर जिसमें गवाहों के बयान होते हैं, जिससे वो क्रॉस एग्जामिनेशन करने में विटनेस को कन्फ्रंट करता है प्रीवियस स्टेटमेंट से। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो पाया, यानी कोई मिलाकर के मुलजिमों का नुकसान हुआ, अभियुक्त का नुकसान हुआ। अब हम आपको एक और खास बात बताना चाहते हैं इसमें। खास बात यह है कि अभी 3 मुलजिम फरार हैं। अच्छा। जिसमें मान सिंह, रामरतन, विश्वनाथ और सुतानी और अशोक। अगर इस केस का ट्रायल आज मान लीजिए डिसाइड हो जाए तो 3 मुलजिमों का ट्रायल फिर दोबारा होगा, अभी आगे फिर वो पकड़े जाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस उन 3 मुलजिमों को नहीं पकड़ पा रही जिनका ट्रायल करवा देती है एक साथ में? तो कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है। ये लचर व्यवस्था के कारण ये सारी व्यवस्था है। बिल्कुल गिरीश जी, ब्रजकिशोर यादव जी, आपको लगता है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है थोड़ी लचर व्यवस्था है और बड़ी लंबी प्रोसीडिंग्स हो जाती है? ब्रजकिशोर जी 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 बताइए, जी सहमत है आप गिरीश जी से? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी की बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर है। जिस तरीके से ये लापरवाही देखने को मिली है और उस मुकदमे में लगातार जो है लापरवाही हुई है, जिसके कारण ये जो है आर्गूमेंट नहीं हो पा रहे हैं, जजमेंट नहीं हो पा रहे हैं, सही ढंग से कोई कानूनी काम नहीं हो पाया। ये कहीं ना कहीं लापरवाही तो है ही है। ठीक है ब्रजकिशोर जी। हमारे साथ आजाद खालिद हैं, उनका रुख करेंगे। आजाद जी, देखिए दोनों ही जो लॉयर है वो इस चीज को मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। देखिए अभी कल की दरोगा जी हैं, पिछले 4 साल से यूपी पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। उनका नाम भी मैं लेना चाहूंगा, लेकिन शायद लेना मुनासिब भी है, दया शंकर, हालांकि उनका नाम बताया जाता है। पिछले 4 साल से दरोगा बन के जांच कर रहे हैं, तमाम तरह के मामले आ रहे हैं। अभी आपने भी चलाया होगा उसको, आपने भी दिखाया होगा, यूपी पुलिस के ही है वो। ये अभी कल की घटना है, कल या परसों की विक्रु कांड आपको याद होगा, विकास दुबे आपको याद होगा। हम उसको नहीं जाना चाहते, क्योंकि आज का मुद्दा अगर आपने चूज किया है तो मुझे लगता है कि आपकी टीम ने उसको कुछ सोच के किया होगा। और हमको नहीं लगता कि हमको अदालती कार्रवाई पे या कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाना चाहिए। हम एक मिसाल देना चाहते हैं, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ होने में देर होती है तो समझ लीजिए कि वो इंसाफ जो है वो इंसाफ न होने के बराबर माना जाता है। सवाल ये नहीं है कि अदालत के तथ्यों पे काम करेगी ना, तथ्यों पे बात करेगी ना, पुलिस जो उसको फैक्ट देगी, पुलिस जो उसको केस जारी देगी, पुलिस जो चार्जशीट देगी, अदालत तो उस पर काम करेगी। माननीय अदालत के पास जो फैक्ट आएंगे वो पुलिस के द्वारा मुहैया कराए गए आएंगे। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि 40-41 साल में अगर किसी मामले का फैसला नहीं हो रहा है तो जो उसके गवाह हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कोई गवाह सीख पाएगा? क्या कोई बढ़कर गवाही देने की हिम्मत करेगा? ठीक है, 15 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए आजाद जी, वाइंड अप करना है जल्दी, 15 सेकंड प्लीज। सिर्फ मेरा एक ही सवाल है, फूलन देवी इतिहास में, वो आपका जो सवाल है बेहद ज्वलंत है और उसका आंसर शायद अभी इस जो जिस तरह की कानूनी प्रक्रिया है उसमें शायद मिलता हुआ नहीं दिख रहा। आपका शुक्रिया आजाद जी, इसका आंसर हमें ही देना पड़ेगा। बिल्कुल, आपका शुक्रिया आजाद जी हमसे जोड़ने के लिए। ब्रजकिशोर जी आपका शुक्रिया, गिरीश जी आपका भी शुक्रिया। वक्त इतना ही था हमारे पास, तो कुल मिला के एक थी फूलन, कोई और ना हो फूलन, ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करना पड़ेगा। साथ ही साथ बेमई कांड ना हो। हालांकि सुधार की जो है 41 साल में सुधार बहुत हुआ है और आगे भी होगा, लेकिन समाज को भी एक नजरिया अपना देना पड़ेगा कि अगर कोई दबा कुचला है तो उसे ऐसा ना किया जाए कि फिर वो बंदूक से जवाब देने लगे। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News